Welcome to SSC GS Junction. Here you will find the easiest methods, high quality notes, shortcut tricks and daily current affairs. नमस्कार, चलिए आज नागरिकता पर बात करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि हमारी पहचान की बुनियाद है। पर क्या हमने कभी सोचा है कि भारत का संविधान किसे भारतीय मानता है? आज हम संविधान के उन्हीं पन्नों को पलटेंगे, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश की नागरिकता की नींव आखिर रखी कैसे गई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल बहुत सीधा है। 26 जनवरी 1950 जिस दिन भारत एक गणतंत्र बना, उस दिन, ठीक उस दिन कौन कौन भारत का नागरिक था? वो कौन लोग थे जो रातों रात भारतीय बन गए? आखिर पैमाना क्या था? संविधान बनाने वालों ने इस बड़े सवाल का जवाब बहुत ही सोच समझ कर दिया था, और वही जवाब हमें मिलता है अनुच्छेद 5 से 11 के बीच। तो कहानी शुरू होती है अनुच्छेद 5 से। ये समझिए कि ये नागरिकता की पहली और सबसे जरूरी ईंट है। भाई, एक नए देश को सबसे पहले यही तो तय करना था कि उसके नागरिक हैं कौन। इसीलिए इस आर्टिकल का फोकस सिर्फ एक तारीख पर था, 26 जनवरी 1940। इसने एक साफ लाइन खींच दी कि देखो भाई, इस तारीख से ये लोग भारत के नागरिक हैं। तो अनुच्छेद 5 ने 3 बहुत ही सीधे साधे रास्ते दिए। नागरिक बनने के लिए किसी को भी इन 3 में से सिर्फ एक शर्त पूरी करनी थी। पहला, कि उसका जन्म भारत की जमीन पर हुआ हो, सिंपल। दूसरा, अगर ऐसा नहीं है तो उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो। या फिर तीसरा, कोई व्यक्ति संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में ही रह रहा हो, भारत को ही अपना घर मानकर। ये एक बहुत ही सीधा और सबको साथ लेकर चलने वाला तरीका था, ये तय करने का कि हम कौन हैं। अब हम इतिहास के उस मुश्किल दौर पर आते हैं जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया था, भारत का बंटवारा। जरा सोचिए, लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर एक नई सरहद के पार जा रहे थे। ऐसे में नागरिकता का सवाल तो सबसे पेचीदा हो गया था, और बस इसी उथल पुथल से निपटने के लिए बनाए गए थे अनुच्छेद 6 और 7। ये उस मानवीय त्रासदी के बीच पहचान को परिभाषित करने का एक बहुत बड़ा प्रयास थे। अनुच्छेद 6 उन लोगों के लिए था जो पाकिस्तान से भारत को अपना नया घर बनाने के लिए आए थे। यहाँ एक तारीख, एक डेट सब कुछ तय करती है, 19 जुलाई 1948। जो लोग इस तारीख से पहले आ गए, उन्हें तो सीधे सीधे भारत का नागरिक मान लिया गया। लेकिन जो इसके बाद आए, उनके लिए एक सिस्टम बनाया गया। उन्हें एक परमिट लेकर खुद को रजिस्टर करवाना था। ये इसलिए जरूरी था ताकि चीजें व्यवस्थित रहें और इस प्रवासन को एक कानूनी ढांचा मिल सके। और अब सिक्के का दूसरा पहलू, अनुच्छेद 7 उन लोगों की बात करता है जिन्होंने 1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने का फैसला किया। संविधान का तर्क बड़ा सीधा था। अगर किसी ने अपनी मर्जी से दूसरे देश को चुना है तो ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने भारतीय नागरिकता पर अपना दावा छोड़ दिया है। यहाँ अनुच्छेद 6 और 7 का जो बैलेंस है वो देखने लायक है। जहाँ आर्टिकल 6 आने वालों को नागरिकता दे रहा था, वहीं आर्टिकल 7 में एक वापसी का रास्ता भी खुला रखा गया था। ये उन लोगों के लिए था जो पाकिस्तान तो चले गए, पर शायद बाद में उनका मन बदल गया, और अगर वो भारत सरकार से पुनर्वास का परमिट लेकर वापस लौटते हैं तो उन्हें नागरिकता वापस मिल सकती थी। ये दिखाता है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने सिर्फ सख्त नियम नहीं बनाए, बल्कि मानवीय पहलुओं पर भी बहुत गहराई से सोचा था। अच्छा, तो बंटवारे की मुश्किलों से निकलकर अब संविधान का ध्यान उन लोगों पर गया जिनकी जड़ें तो भारत में थी, पर वो खुद देश की सरहदों से पार दुनिया में कहीं और रह रहे थे। अनुच्छेद 8 और 9 नागरिकता के दायरे को भारत की सीमाओं से बाहर भी ले जाते हैं और एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत को भी स्थापित करते हैं। आर्टिकल 8 ने उन लोगों का भी ख्याल रखा जो भले ही विदेश में रह रहे थे पर दिल से हिंदुस्तानी थे। संविधान ने कहा कि अगर किसी के माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए थे तो वो भी भारत के नागरिक बन सकते हैं। शर्त बस इतनी थी कि उन्हें अपने देश के दूतावास या कॉन्सुलेट में जाकर एक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये दुनिया भर में फैले भारतीय डायस्पोरा को देश से जोड़ने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका था। और अब आता है एक ऐसा नियम जो आज भी बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। अनुच्छेद 9 एक बिल्कुल साफ लकीर खींचता है। भारत में दोहरी नागरिकता यानी डुअल सिटीजनशिप को मान्यता नहीं दी गई है।
कोई या तो भारतीय नागरिक है या फिर किसी और देश का। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ये एक देश एक नागरिकता का सिद्धांत हमारे कानून की नींव का एक अहम पत्थर है। मतलब इसे और आसान शब्दों में समझें तो जैसा स्लाइड पर भी लिखा है, जिस पल जिस सेकंड कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता या पासपोर्ट अपनाता है, ठीक उसी पल उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। कोई सवाल जवाब नहीं, कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं, ये ऑटोमेटिक है। और हाँ, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पॉइंट बहुत जरूरी है। ये सवाल अक्सर घूम फिर कर आता है। चलिए अब इस कहानी के आखिरी 2 हिस्सों पर आते हैं, अनुच्छेद 10 और 11। ये सिर्फ नियम नहीं है बल्कि एक तरह से नागरिकता की सुरक्षा की गारंटी और उसके भविष्य की चाबी है। एक तरफ ये नागरिकों को एक भरोसा देते हैं तो दूसरी तरफ ये तय करते हैं कि भविष्य में नागरिकता से जुड़े कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा। अनुच्छेद 10 को आप नागरिकों के लिए एक गारंटी कार्ड की तरह समझ सकते हैं। ये कहता है कि अगर कोई संविधान के मुताबिक भारत का नागरिक बन गया है तो उसकी नागरिकता सुरक्षित है, वो बनी रहेगी। लेकिन, और ये लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, ये सुरक्षा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के दायरे में ही रहेगी। मतलब नागरिकता पर हक तो है पर वो एब्सोल्यूट नहीं है। और यहीं पर अनुच्छेद 11 पूरी तस्वीर को साफ कर देता है। ये हमारे संविधान की दूरदर्शिता को दिखाता है। संविधान बनाने वाले जानते थे कि भविष्य की जरूरतें बदलेंगी, इसलिए उन्होंने नागरिकता से जुड़े हर मामले पर कानून बनाने की अंतिम और सर्वोच्च शक्ति भारत की संसद को दे दी। चाहे नागरिकता देनी हो, खत्म करनी हो या कोई भी नया नियम बनाना हो, आखिरी फैसला संसद का ही होगा। और संसद ने अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल किया भी। अनुच्छेद 11 से मिली इसी शक्ति का सबसे बड़ा नतीजा था 1955 का ऐतिहासिक नागरिकता अधिनियम, यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955। आज भी भारत में नागरिकता के ज्यादातर नियम कायदे इसी कानून से तय होते हैं, जिसमें वक्त वक्त पर बदलाव भी होते रहे हैं। तो अब तक हमने काफी कुछ समझ लिया है, तो क्यों ना एक फटाफट वाला रिकैप हो जाए, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए अगले 60 सेकंड बहुत काम के हो सकते हैं। चलिए इन सभी अनुच्छेदों को एक नजर में समेट लेते हैं। तो बस ऐसे याद रखिए, आर्टिकल 5 संविधान की शुरुआत में नागरिक कौन था, आर्टिकल 6 पाकिस्तान से आने वालों के लिए, आर्टिकल 7 पाकिस्तान जाने वालों के लिए, आर्टिकल 8 विदेश में बसे भारतीय मूल के लोगों के लिए, आर्टिकल 9 एकदम साफ कोई ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं, आर्टिकल 10 नागरिकता के हक की गारंटी और आर्टिकल 11 सारी शक्ति संसद के पास। बस इतना ही है। तो हमने नागरिकता के पूरे कानूनी ढांचे को तो समझ लिया, लेकिन ये सारी बातें हमें एक ज्यादा गहरे सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। इन सारे कानूनों और अनुच्छेदों से परे एक नागरिक होने का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ अधिकार और कर्तव्य हैं या इससे कहीं ज्यादा एक एहसास है अपनेपन का, एक दूसरे से जुड़े होने का? इस सवाल पर सोचना भी उतना ही जरूरी है।